प्रिय विद्यार्थी, अजीज़ी तालिब इल्म, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत व खैर मक़दम है। आप सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया पाठ शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में अध्याय 7 जीवों में विविधता से संबंधित व्याख्या सहित मुख्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे एवं पाठांत के प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। 7.6 नाम पद्धति। जीवों के वर्गीकृत नाम की क्या आवश्यकता है, तो इस अध्ययन में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोरोलस लीनियस उर्फ कार्ल वान लीने वैज्ञानिक का संक्षिप्त जीवनी, जिनके पादप के वर्गीकरण का सिद्धांत के आधार पर पादप का वर्गीकरण किया जाता है। तो अध्ययन शुरू करते हैं। कोरोलस लीनियस कार्ल वान लीने का जन्म स्वीडन में हुआ था। वे पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन पौधों के अध्ययन में उनकी खासी दिलचस्पी थी। 22 वर्ष की आयु में पौधों पर उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ। एक धनी अधिकारी के यहाँ नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधों की विविधता का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। इस विषय पर उनके 14 शोध पत्र भी प्रकाशित हुए। उनके द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे उनकी पहचान हो सके। क्रियाकलाप 7.3 निम्नलिखित जंतुओं और पौधों के नाम जितनी भाषाओं में संभव हो सके आप बताएं। पहला चीता, दूसरा मोर, तीसरा चींटी, चौथा है नीम, पांचवा है कमल और छठा है आलू। तो हम लोग जानते हैं कि अलग अलग भाषाओं में इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। इसलिए संरचना, लक्षण, आकार और प्रकार के आधार पर इनका एक वैज्ञानिक नाम होता है, जिससे किसी भी भाषा में इनके अध्ययन एवं वर्गीकरण में आसानी होती है। तो अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। इनमें सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग दिए गए हैं। इसलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा हो, तो हो सकता है कि दूसरी भाषा जानने वाला समझ ही ना पाए। इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर उसी प्रकार हल किया जैसे विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेत में निरूपित करके किया गया। इस प्रकार किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में वह उसी नाम से जाना जाता है। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वह सबसे पहले कोरोलस लीनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई वैज्ञानिक नाम पद्धति प्रणाली जीवों की एक दूसरे में पाए जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती है। हालांकि नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि केवल जीनस एवं स्पीशीज का ही ध्यान रखा जाता है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले जीनस और स्पीशीज को समझते हैं। एक ही संरचना वाले जंतु, लेकिन इनके लक्षण एवं आकार में अंतर होता है, जीनस कहलाता है। जैसे घोड़ा, गधा और जेब्रा का जीनस इक्वस है, जबकि स्पीशीज में एक ही संरचना, लक्षण एवं आकार वाले जंतु होते हैं। जैसे घोड़ा एक स्पीशीज हो गया, गधा एक अलग स्पीशीज हो गया और जेब्रा एक अलग स्पीशीज हो गया, लेकिन इनके जीनस एक ही है, यानी इक्वस। नाम पद्धति के लिए कुछ विशेष बातों पर विचार किया जाता है। जैसे पहला, जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। दूसरा, प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। तीसरा, छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं। चौथा, जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीशीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। क्रियाकलाप 7.4
किन्हीं 5 जंतुओं और पौधों के वैज्ञानिक नाम का पता लगाइए। क्या इनके वैज्ञानिक नामों और सामान्य नामों में कोई समानता है? यहाँ 5 जंतुओं और 5 पौधों के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। इनके वैज्ञानिक नाम और सामान्य नाम में समानता नहीं है। दूसरे 5 जंतुओं और 5 पौधों के वैज्ञानिक नाम विद्यार्थी स्वयं पता लगाएं। संसार के समस्त जंतुओं के वर्गीकरण का वृक्ष चार्ट चित्र 7.26 में दिया गया है। एनिमेलिया यानी संसार के प्राणी जगत को 2 समूह में वर्गीकृत किया गया है, कोशिकीय स्तर के जीव एवं ऊतकीय स्तर के जीव। कोशिकीय स्तर के जीव को पोरीफेरा वर्ग में रखा जाता है। ऊतकीय स्तर के जीव को पुनः 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। बाह्य त्वचा एवं जठर गुहा के बीच कोई देह गुहा नहीं। इस प्रकार के जंतुओं को सिलेंट्रेटा एवं प्लेटीहेल्मिन्थीज समूह में रखा जाता है। ऊट देह गुहाधारी वाले जंतु, इन्हें नीमेटोडा समूह में रखा जाता है। और देह गुहाधारी वाले जंतु, देह गुहाधारी जंतुओं को 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है भ्रूण विकास के समय एक कोशिका से मीसोडर्म का विकास वाले जंतु। इस प्रकार के जंतुओं को एनिलीडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा समूह में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है अंतः स्तर की एक थैली से देह गुहा बनाने वाले जंतु। इन्हें भी 2 प्रकार के समूह में वर्गीकृत किया गया है। पहला है नोटोकार्ड विहीन यानी इकाइनोडर्मेटा समूह के जंतु। इन जंतुओं में अस्थि या उपास्थि नहीं होता है, इसलिए इन्हें नोटोकार्ड विहीन कहा जाता है। दूसरा समूह है नोटोकार्ड युक्त जंतु, यानी इनमें अस्थि और उपास्थि होता है। इस प्रकार के जंतुओं को कार्डेटा समूह में रखा जाता है। नोटोकार्ड युक्त जंतुओं को भी 2 समूह में वर्गीकृत किया गया है। पहला है लार्वा में अवशोषी नोटोकार्ड की उपस्थिति, इस समूह को प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। दूसरा है वयस्क में नोटोकार्ड यानी कशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतुओं को 5 उपवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। मत्स्य यानी ऐसे जंतु जिनमें सल्क का बाह्य कंकाल, अस्थि उपास्थि का अंतः कंकाल होता है एवं कलोम द्वारा श्वसन करते हैं। जल स्थलचर, इस प्रकार के जंतुओं के लार्वा में कलोम द्वारा श्वसन क्रिया होता है एवं वयस्क में फेफड़े द्वारा। इनके त्वचा श्लेष्मा युक्त होते हैं। सरीसृप, इन जंतुओं में शल्क का बाह्य कंकाल होता है एवं ये जल के बाहर अंडे देते हैं। पक्षी, इनमें पंख का बाह्य कंकाल होता है, जल के बाहर अंडे देते हैं एवं उड़ने की क्षमता होती है। स्तनधारी, इस प्रकार के जीवों में बाल का बाह्य कंकाल एवं बाह्य कर्ण होता है। अधिकतर शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। आपने क्या सीखा? इसके अंतर्गत इस अध्याय के मुख्य बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्गीकरण जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने के लिए निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। ए, कोशिकीय संरचना, प्रोकैरियोटी अथवा यूकैरियोटी। बी, जीव का शरीर एक कोशिक अथवा बहुकोशिक है। बहुकोशिक जीवों की संरचना जटिल होती है। सी, कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा स्वपोषण की क्षमता। उपरोक्त आधार पर सभी जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित है। प्लांटी और एनिमेलिया को उनकी क्रमिक शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जंतुओं को 10 फाइलम में बांटा गया है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, नीमेटोडा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा और कार्डेटा। द्विपद नाम पद्धति जीवों की सही
पहचान में सहायता करती है। द्विपद नाम पद्धति में पहला नाम जीनस और दूसरा स्पीशीज का होता है। अब हम लोग अध्ययन के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न संख्या 1, जीवों में वर्गीकरण के क्या लाभ है? उत्तर, जीवों के वर्गीकरण के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, विभिन्न समूह जीवों के महत्वपूर्ण लक्षण और उनके पारस्परिक संबंध को दर्शाते हैं। दूसरा, वर्गीकरण करने पर हम आसानी से विशाल संख्या में पाए जाने वाले जीवों का नामकरण और अध्ययन कर सकते हैं तथा उन्हें याद भी रख सकते हैं। तीसरा, यह जीव विज्ञान की अन्य शाखाओं को अध्ययन का आधार प्रदान करती है, जैसे वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, जंगल लगाने की कला यानी फॉरेस्ट्री आदि। चौथा, यह सभी जीवों की एकदम स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 2, वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए 2 लक्षणों में से आप किस लक्षण का चयन करेंगे? तो इसका उत्तर है 2 लक्षणों में से सबसे पहले विशिष्ट लक्षण का चयन करेंगे जो उन जीवों में मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसके आधार पर मुख्य विस्तृत समूह निर्धारित होता है तथा कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर छोटे समूहों या उप समूहों सब ग्रुप निर्धारित किया जाता है, जैसे प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। मुख्य विस्तृत समूह ब्रॉडेस्ट डिवीजन का आधार है। प्रश्न संख्या 3, जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। उत्तर, जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने के लिए निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। पहला, कोशिकीय संरचना प्रोकैरियोटी अथवा यूकैरियोटी। बी, जीव का शरीर एक कोशिक अथवा बहुकोशिक है। बहुकोशिक जीवों की संरचना जटिल होती है। सी, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। डी, पोषण की विधि अर्थात स्वपोषण की क्षमता है या नहीं। प्रश्न संख्या 4, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन हैं? इस वर्गीकरण का क्या आधार है? उत्तर, पादप जगत के 5 प्रमुख वर्ग हैं। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और 5वां है एंजियोस्पर्म। इनके वर्गीकरण के आधार निम्नलिखित हैं। ए, पादपों की शारीरिक संरचना में कोई विभेदीकरण है अथवा नहीं। बी, इनमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक है अथवा नहीं। सी, पौधे बीज रहित हैं या बीज उत्पादित करने वाले हैं। डी, पौधे नग्न बीजी हैं या फलों में बंद बीज वाले हैं। पादप वर्गीकरण का वृक्ष चार्ट। सर्वप्रथम पादप को 2 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है पादप शरीर बिना विभेदन के यानी थैलोफाइटा। दूसरा है विभेदित पादप शरीर। अब विभेदित पादप शरीर को भी 2 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला है बिना संवहनी ऊतक के ब्रायोफाइटा और दूसरा है संवहनी ऊतक सहित। संवहनी ऊतक सहित पादप को भी 2 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला है बीज रहित यानी टेरिडोफाइटा और दूसरा है बीज उत्पादन करने वाले समूह जिसे फेनरोगैम कहा जाता है। तो अब बीज उत्पादित करने वाले पादप को भी 2 समूह में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला है नग्न बीजी यानी जिम्नोस्पर्म और दूसरा है फलों में बंद बीज वाले पादप यानी एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म को भी 2 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला है 2 बीजपत्र वाले बीज यानी द्विबीजपत्री और दूसरा है 1 बीजपत्र वाले बीज यानी एक बीजपत्री। प्रश्न संख्या 5, जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है? उत्तर, पौधे, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा।
इनमें पर्णहरित उपस्थित होते हैं। ये एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। ये पौधों के गुण हैं। जंतु के गुण, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये परपोषी या विषमपोषी होते हैं। ये खाद्य हेतु पौधों पर निर्भर हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं तैयार करने में सक्षम नहीं होते। इनमें पर्णहरित उपस्थित नहीं होता। ये एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं। प्रश्न संख्या 6, वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी प्राणी को विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की व्याख्या कीजिए। उत्तर, सभी कशेरुकी प्राणियों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। पहला, नोटोकार्ड यानी इनके शरीर में अस्थि और उपास्थि होता है। दूसरा, पृष्ठनलीय कशेरुकदंड एवं मेरज्जू यानी इनके शरीर में कशेरुकदंड और मेरज्जू होते हैं। तीसरा है, इनके शरीर त्रिकोरिक होते हैं। चौथा है, युग्मित क्लोम थैली होता है। और पांचवा है कि इनमें देह गुहा पाया जाता है। कशेरुकी वर्टिब्रेटा के उपसमूह। पहला, मत्स्य। इन जंतुओं में शल्कों यानी स्केल्स का बाह्य कंकाल, अस्थि या उपास्थि का अंतः कंकाल होता है। श्वसन क्लोम यानी गिल्स द्वारा होता है। दूसरा है जल स्थल चर। इन जंतुओं के लार्वा में क्लोम द्वारा श्वसन होता है एवं वयस्क में फेफड़े द्वारा श्वसन होता है। इनके त्वचा श्लेष्मा युक्त होते हैं। तीसरा है सरीसृप। इन जंतुओं में शल्कों का बाह्य कंकाल होता है एवं जल के बाहर अंडे देते हैं। चौथा है एविज। इन जंतुओं में पंखों का बाह्य कंकाल होता है, जल के बाहर अंडे देते हैं एवं उड़ने की क्षमता होती है। पांचवा उपसमूह है स्तनपायी या स्तनधारी। इन जंतुओं में बाल का बाह्य कंकाल होता है एवं बाह्य कर्ण होते हैं। प्रायः शिशु को जन्म देने वाले होते हैं। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे वर्टिब्रेटा के निम्नलिखित 5 वर्ग हैं। पहला, मत्स्य। ये जलवासी हैं। इनकी त्वचा पर शल्क पाए जाते हैं। ये क्लोम द्वारा श्वसन करते हैं। असमतापी यानी कोल्ड ब्लडेड प्राणी हैं। ये अंडे देते हैं। इनका कंकाल उपास्थि या अस्थि का बना होता है। यहाँ चित्र दर्शाया गया है। दूसरा है जल स्थल चर। जल एवं थल दोनों में वास करते हैं। शल्कहीन, असमतापी, अंड प्रजक। इनमें श्वसन क्लोम द्वारा लार्वा में तथा फेफड़ों द्वारा वयस्क में होता है। तीसरा है सरीसृप। त्वचा शल्कयुक्त, हृदय त्रिकक्षीय, परंतु मगरमच्छ में 4 कक्षीय होता है। ये अंडे देने जल से बाहर आते हैं। इनमें अंडे कवच युक्त होते हैं। चौथा है एविज यानी पक्षी वर्ग। ये समतापी प्राणी हैं। ये अंडे देते हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। ये पंखों द्वारा उड़ान भरते हैं। इनका अग्रपाद पंखों में परिवर्तित हो जाता है। इनमें श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। इनका शरीर पंखों से ढका होता है। पांचवा है स्तनपायी। ये समतापी तथा बाल युक्त प्राणी हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। ये फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। इनमें दुग्ध, स्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये शिशुओं को जन्म देती हैं।